हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि सीक्वल है मेरी लास्ट वीडियो की मूवी का। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं आयरन मैन की बात कर रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन 2 के बारे में। वैसे तो एमसीयू की थर्ड मूवी काफ़ी बढ़िया है और आज मैं इस मूवी की फुल स्टोरी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इस मूवी की स्टोरी भी उसके आगे से शुरू होती है जहां पर आयरन मैन 1 खत्म हुई थी। एक तरफ टोनी स्टार्क दुनिया के सामने ये अनाउंस करता है कि वो आयरन मैन है और दूसरी तरफ रशिया में ये न्यूज़ देखते देखते एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये आदमी था एंटन वैंको, जो कि एक साइंटिस्ट था और टोनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क का पार्टनर भी। एंटन वैंको और हार्वर्ड स्टार्क ने ही मिलकर आर्क रिएक्टर को डिज़ाइन किया था और वैंको इस टेक्नोलॉजी को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन स्टार्क ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसने वैंको को जासूसी के इल्जाम में फंसाकर देश से निकलवा दिया और हार्वर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाने का फुल क्रेडिट खुद ही ले लिया। जिसके बाद एंटन वैंको की पूरी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजरी और उसने शराब पी कर खुद को बीमार कर लिया। एंटन का एक बेटा था आइवैन, वो अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट था और एक क्रिमिनल भी था। ये दोनों बाप बेटे अपनी बर्बादी के लिए स्टार्क फैमिली को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। आइवैन ने अपने पिता के मरने के बाद ये कसम खा ली कि वो टोनी स्टार्क से बदला लेगा। फिर उसने अपने पिता के दिए हुए डिज़ाइन से आर्क रिएक्टर बना लिया और उससे रिएक्टर से चलने वाला एक पावरफुल सूट ही बनाया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो ग्रुप में काफ़ी मशहूर हो गया था क्योंकि उसने अपने देश को कई खतरों से बचाया जो था, पर फिर भी गवर्नमेंट उसके सूट को एक हथियार समझती थी और वो चाहते थे कि टोनी अपना सूट मिलिट्री को सौंप दे, पर टोनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को देने से मना कर देता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उस आर्क रिएक्टर की वजह से उसे ब्लड पॉइजनिंग हो रही है। उस रिएक्टर को पैलेडियम नाम के एक एलिमेंट से पावर मिलता था, लेकिन पैलेडियम से धीरे धीरे उसके बॉडी में जहर फैल रहा था और पैलेडियम के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट भी नहीं था जो उस रिएक्टर को चला सकता था। मतलब जो आर्क रिएक्टर बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल में घुसने से रोक रहा था, वही आर्क रिएक्टर उसे जहर से मार रहा था और टोनी के आयरन मैन सूट को यूज़ करने से ये पॉइजनिंग बढ़ जाती थी। वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को नहीं बताता और अपनी मौत को करीब आता देख टोनी बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता था। वो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को अपने कंपनी का मालिक बनाया था और अपने लिए एक न्यू असिस्टेंट रख देता है। फिर टोनी एक दिन एक कार कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से आइवन वैंको अपना आवन पहनकर पहुँच जाता है और वो टोनी पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहनकर किसी तरह उसे रोकता है और वैंको को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर बाद में जब टोनी उसे मिलने के लिए जेल में जाता है तो उसे वैंको की असलियत पता चलती है, पर टोनी यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो वैंको को वो रिएक्टर की कमियां बता देता है और उसे सुधारने के तरीके बता देता है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक कॉम्पिटिटर था, वो वैंको की इस हरकत को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे जेल से छुड़वा लेता है। वैंको को मरा हुआ साबित करके अपनी कंपनी में रख लेता है ताकि वो उसकी मदद से आयरन मैन जैसे सूट बनाकर गवर्नमेंट को बेच सके। उधर टोनी अपने बर्थडे पर खूब नशा कर लेता है और अपने आर्मर पहनकर खूब तमाशा करता है। टोनी को रोकने के लिए उसका दोस्त रोडी उसका एक पुराना आर्मर पहन लेता है। फिर उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है जिसके आखिर में रोडी उसका आर्मर लेकर चला जाता है। ऐसे तो टोनी स्टार्क की मर्जी के बिना उसका आर्मर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन टोनी ने अपने मरने के डर से अपने सिस्टम को पहले ही रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, इसलिए वो उसका आर्मर यूज़ कर पाया। क्योंकि रोडी मिलिट्री का एक ऑफिसर था तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को आयरन मैन का सूट मिल भी गया। फिर मिलिट्री वाले इस आर्मर को जस्टिन हैमर से अपडेट करवाते हैं और वो नया मशीन कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। दूसरी तरफ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और बोलते हैं कि उसकी नई असिस्टेंट असल में एक जासूस है जिसका असली नाम है नताशा रोमनरॉफ। असल में निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पे नज़र रखने के लिए भेजा था क्योंकि वो काफ़ी उल्टी सीधे हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाना चाहते थे। वो टोनी को बताते हैं कि उसके पिता हार्वर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान था जिससे टोनी का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। उस वीडियो में एक सीक्रेट मैसेज भी होता है जो कि टोनी समझ जाता है। हार्वर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तब उन्होंने उसके लिए एक न्यू एलिमेंट भी डिज़ाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी से उस वक्त उस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का यूज़ किया था। पर हार्वर्ड स्टार्क ये जानते थे कि एक दिन उनका बेटा उस एलिमेंट को बना पाएगा, इसलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूम में छुपा कर रखा था। फिर टोनी उस एग्जीबिशन के डिज़ाइन को समझकर उस एलिमेंट को अपने घर पर ही बना लेता है और जब उसने पहली बार पैलेडियम की जगह ये नया एलिमेंट अपने आर्क रिएक्टर में लगाया तो वो परफेक्ट बन गया। अब टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से छुटकारा मिल गया। उधर
टोनी के बताए हुए तरीकों से अपने आर्क रिएक्टर को बेहतर बना लेता है और वो एक नया सूट भी डिज़ाइन करता है। फिर जब वो टोनी को कॉल करके धमकी देता है तो टोनी समझ जाता है कि वैंको जस्टिन हैमर के साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपने नए ड्रोन्स और रोडी के अपग्रेड आर्मर सबके सामने पेश करता है। तभी टोनी भी उससे पूछताछ करने वहाँ चला आता है, लेकिन तभी वैंको वहाँ के सभी ड्रोन्स और आर्मर को हैक करके टोनी पर हमला कर देता है। फिर टोनी इन ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और इसी दौरान जस्टिन हैमर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और नताशा रोमानॉफ यानी ब्लैक विडो वैंको को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज में जाती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। नताशा किसी तरह रोडी के आर्मर को रीसेट करके उसे ठीक करने की कोशिश करती है। इसके बाद टोनी और रोडी दोनों मिलकर सभी ड्रोन्स का और वैंको का सामना करते हैं और फाइनली वैंको हार जाता है, पर वो टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में अपने सूट्स को और सभी ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है और वो खुद भी मारा जाता है। फिर एंड में हम देखते हैं कि टोनी से निक फ्यूरी मिलने आते हैं और उससे एवेंजर इनिशिएटिव की बात करते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि टोनी अभी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका बर्ताव काफ़ी बेकाबू है, इसीलिए फिलहाल उसे शील्ड का एक एडवाइज़र यानी सलाहकार बनाया जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड का एजेंट फील्ड कोल्सन न्यू मैक्सिको पहुंचता है। वहां उसे मैदान में एक बड़ा सा हथौड़ा दिखता है। यह हथौड़ा है थॉर का और इसकी कहानी थॉर मूवी में दिखाई गई है और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर